अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कमर्शियल प्रिपरेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड बाय डायाफ्राम सेल। इसमें से शॉर्ट क्वेश्चंस भी आते हैं और बच्चे ज़्यादातर इनको कन्फ्यूजन क्लियर नहीं हो पाता, तो हम कोशिश करेंगे पूरी की पूरी कि आप इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकें। तो टॉपिक की तरफ मूव ऑन करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कमर्शियल। तो लास्ट टाइम भी हमने जब डिस्कस किया था कमर्शियल प्रिपरेशन ऑफ सोडियम बाय डॉन सेल, तो आपको याद होगा कि मैंने कमर्शियल को एक्सप्लेन किया था। तो यहाँ पे भी वही बातें हैं कि कमर्शियल मीन्स दैट कि बड़े पैमाने पर इसको लार्ज एसएस पे इसको बड़े पैमाने पर इसको प्रिपेयर करना है NaOH को। तो पहले इसकी थोड़ी इंपॉर्टेंस देख लेते हैं। पहले इसको देख लेते हैं कि NaOH होता क्या है। आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में शायद पढ़ा होगा, NaOH बोलते हैं कास्टिक सोडा। इसको ले भी बोलते हैं। फर्स्ट ईयर में आपने प्रैक्टिकल के दौरान ये चीज़ें यूज़ की होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड भी बोलते हैं इसको, NaOH भी, कास्टिक सोडा भी और ले भी बोलते हैं। बाय द डायाफ्राम सेल। डायाफ्राम सेल क्या होता है? डायाफ्राम एक सेल है जो हमारे पास, वो डायाफ्राम कोई स्पेसिफिक नेम है। इसको नेल्सन सेल के तौर पर भी वो याद कर सकते हैं, जैसे कि नेल्सन सेल है उसका भी सेम यही काम है और डायाफ्राम सेल भी ऐसा ही है। तो सबसे पहले बेटा इसके प्रिंसिपल की तरफ मूव ऑन करते हैं कि इसमें क्या कहा जा रहा है कि किस तरह से हम प्रिपेयर कर सकते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड को, NaOH को बाय डायाफ्राम सेल। तो बेटा उसके लिए प्रिपेयर करने के लिए पहले प्रिंसिपल देख लेते हैं। और सबसे पहले प्रिंसिपल देखने से पहले इसके एप्लीकेशंस बताती चलूँ कि क्यों हमें जो है इसकी ज़रूरत महसूस हुई है। इसकी ज़रूरत किस लिए महसूस होती है? बीइंग अ टीचर हम लोग जो है पेपर यूज़ करते हैं, तो NaOH जो है इन द फॉर्मेशन ऑफ पेपर इंडस्ट्री जो है बहुत अहम कॉन्स्टिट्यूएंट है। इसके बगैर हमारी पेपर इंडस्ट्री जो है वो इनकम्प्लीट है। तो प्रिंसिपल की तरफ मूव ऑन करते हैं। बेटा प्रिंसिपल है NaOH इज मैन्युफैक्चर्ड ऑन अ लार्ज स्केल। इसको प्रिपेयर किया जा सकता है लार्ज स्केल पे बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस सोल्यूशन। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस सोल्यूशन। इलेक्ट्रोलाइसिस कहाँ होती है? इसके लिए एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल होता है, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइसिस जो है हमारे पास, इलेक्ट्रोलाइसिस जब करते हैं तो उसमें आयनाइजेशन का प्रोसेस होता है। तो आयनाइजेशन जब होती है तो इन द प्रेजेंस ऑफ, इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक इलेक्ट्रोलाइट होता है और इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स होते हैं। और इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स क्या होते हैं हमारे पास? ये बेटा एनोड और कैथोड होते हैं, प्लस कैथोड। तो ये दो चीज़ें जो है हमारे पास इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स में पाई जाती हैं कि इलेक्ट्रोलाइट होता है और साथ में इलेक्ट्रोलाइट सेम वही सोल्यूशन जो होता है हमारे पास उसमें वो आयनाइज्ड हो जाता है। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ द एक्वस सोल्यूशन, यहाँ पे एक वर्ड यूज़ किया जा रहा है। कल से थोड़ा कंपेयर करते चले जाते हैं। कल हमने डिस्कस किया था फ्यूज्ड NaCl। तो फ्यूज्ड NaCl के लिए इलेक्ट्रोलाइसिस करवाना बहुत आसान है, क्योंकि उसमें सिंपल सी एक ही पॉजिटिव आयन बनता है, एक नेगेटिव आयन बनता है, इलेक्ट्रोलाइसिस हो जाती है। यहाँ पे अब हमारे पास है एक्वस सोल्यूशन, मतलब एक्वा मीन पानी। तो यहाँ पे जो हमारे पास सोल्यूशन है वो एक्वस सोल्यूशन है, किस चीज़ का? ऑफ द कॉमन साल्ट। कॉमन साल्ट लाइक NaCl इन डायाफ्राम सेल। तो बेटा कॉमन साल्ट जो है, साल्ट को वाटर में मिक्स कर दिया जाए तो वो जो सोल्यूशन बनता है उसे बोलते हैं ब्राइन सोल्यूशन। क्या बोलते हैं? ब्राइन सोल्यूशन। कितने परसेंट? 3.5%। अगर आपने NaCl ऐड किया है तो वो जो सोल्यूशन बनेगा वो ब्राइन सोल्यूशन बनेगा। अगर इससे कम है क्वांटिटी, कंसेंट्रेशन कम है, तब भी वो ब्राइन सोल्यूशन नहीं है, और अगर इससे ज़्यादा है तब भी वो ब्राइन सोल्यूशन नहीं है। तो यहाँ पे हमारे पास ब्राइन सोल्यूशन की कंसेंट्रेशन कितनी होनी चाहिए? 3.5% हमारे पास NaCl होगा।
तो ये हमारा प्रिंसिपल है कि हमने क्या करना है, लार्ज पैमाने पर, हम बड़े पैमाने पर, लार्ज स्केल पे हमने NaOH को प्रिपेयर करना है। तो उसको प्रिपेयर करने के लिए इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे, और इलेक्ट्रोलिसिस किस में करेंगे, हम एक्वस सोल्यूशन लेंगे, किसका, कॉमन साल्ट का, जिसको ब्रांच सोल्यूशन भी बोलते हैं। तो ये इन दी डायाफ्राम सेल, तो डायाफ्राम सेल में हम इसकी जो है इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे। तो डायाफ्राम सेल क्या होता है, ये ट्रांसफॉर्मेशन का काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पे वैसे तो डायाफ्राम जो है उसको बोलते हैं झिल्ली को बोलते हैं, इसका मतलब होता है, इसका वर्ड का मतलब है झिल्ली, ठीक है जी। कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं बेटा इसकी। तो कंस्ट्रक्शन में हमारे पास ये जो सेल है ये बना हुआ है स्टील टैंक का। स्टील जो है आपको पता है स्टील में कंपोज होती है, यहाँ पे हमारे पास स्टील में पाया जाता है आयरन होता है प्लस कार्बन की कंसेंट्रेशन भी इसमें पाई जाती है, तो स्टील बनता है। तो स्टील टैंक हमने लिया है। सेल इस जो सेल है हमारे पास, डायाफ्राम जो सेल है, ये जो पूरे का पूरा सेल है हमारे पास, जिसमें हमने इलेक्ट्रोलिसिस करनी है किस चीज़ की, जिसमें हमने NaOH प्रोड्यूस करवाना है, हमारी रिक्वायरमेंट है, तो वो जो है हमारे पास स्टील टैंक है, ठीक है। एंड ओब्लोंग परफोरेटेड, ओब्लोंग का मतलब होता है लंबूतरा, लंबा सा। परफोरेटेड का मतलब होता है अंदर सुराख है, लाइक जैसे कि आपने स्ट्रेनर्स देखे होंगे, तो टी स्ट्रेनर्स जो होते हैं उसके अंदर सुराख होते हैं, इसी तरह हमारे पास इसके परफोरेशन का मतलब होता है सुराखदार, अंदर से सुराख है। तो यहाँ पे परफोरेटेड है, स्टील वेसल लाइंड इनसाइड विद द एस्बेस्टास डायाफ्राम। ये जो स्टील का वेसल है ये एक लॉन्ग है, ये लॉन्ग स्टील वेसल है, और यहाँ पर क्या किया गया है, यहाँ पर इसको लाइन किया गया है इनसाइड दी एस्बेस्टास डायाफ्राम। इसको एस्बेस्टास का जो बनाया गया है डायाफ्राम अंदर लगाया गया है, हमने इसकी सेल इस तरह से लगाया है, सर्व एज अ कैथोड। और ये क्या करता है, ये जो है हमारे पास ये सर्व कर रहा है एज एन कैथोड, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, उसने कहा है इट प्रोवाइड्स कांस्टेंट लेवल ऑफ डिवाइस। ये जो हमारे पास है ये हमें क्या करता है, कांस्टेंट लेवल डिवाइस प्रोवाइड करता है, और इसमें फिर हम क्या करते हैं, इसको फिल कर देते हैं। इस पूरे टैंक को हमने फिल कर दिया है NaCl के साथ। जब हमने इसको NaCl के साथ फिल कर दिया है तो बेटा यहाँ पे नीचे देखिए ज़रा, हमने उसने क्या किया, यू शेप्ड एनोड, यहाँ पर ये जो है ये यू शेप्ड है, एनोड है, ठीक है। ये एनोड जो है यू शेप्ड है, और इसमें क्या किया है हमने, इसके अंदर ये लॉन्ग फॉर्म का जो है हमारे पास ये डायाफ्राम सेल है, और इसमें ये लॉन्ग फॉर्म है, और यहाँ पे ये जो यू शेप्ड आपको नज़र आ रहा है ये है हमारे पास एनोड की फॉर्म पे ये एक्ट करेगा। नेक्स्ट उसने कहा है हमारे पास, जाहिर है हमने इलेक्ट्रोलिसिस को डिस्कस कर रहे हैं तो हमारे पास दो ही चीज़ें होंगी, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है, और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट्स पाए जाते हैं, और साथ में एनोड और कैथोड पाए जाते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसने कहा यू शेप्ड एनोड जो होगा वो डायाफ्राम में होगा। उसके बाद द स्टीम इज बिलोन वार्म NaCl क्लीन परफोरेशन। जी, इसका मतलब ये है यहाँ नीचे जो है हमने स्टीम रखी हुई है, जिससे हमारे पास स्टीम NaCl जो है उसकी स्टीम आ रही है। स्टीम यहाँ से ये स्टीम जो है यहाँ पर से सारे के सारे एरिया में स्टीम होती है ऐसे। ये जो स्टीम है ये क्या करती है, इसका एक तो रोल ये है कि ये क्या करती है, ये यहाँ से परफोरेशन जो होल्स हैं उसको ब्लॉक नहीं होने देती है, उसको ब्लॉक नहीं होने देती है। और दूसरी बात ये कि इस स्टीम की वजह से यहाँ से क्लोरीन गैस जो है वो यहाँ से इजीली रिमूव हो जाती है, यहाँ से क्लोरीन गैस जो है यहाँ से रिमूव हो जाती है, ठीक हो गया। और नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर जो है वाटर, क्योंकि एक्वस सोल्यूशन ले रहे हैं हम, एक्वस सोल्यूशन लेने की वजह से हमारे पास क्या है, एक्वस सोल्यूशन के अंदर वाटर भी है, तो उसमें से हाइड्रोजन जो है वो इस पाइप के थ्रू बाहर, हाइड्रोजन गैस जो है बाहर आ जाती है। तो यहाँ पे ये क्या काम करती है, एक तो ये काम करती है, ये जो हमारे पास ये जो है ये क्या काम करता है, हमारे पास ये जो स्टीम जो है ये वाटर का जो है ये क्या करता है, वाटर पड़ा हुआ ना एक्वा सोल्यूशन, ये क्या करता है, एक तो स्टीम प्रोवाइड करता है
और दूसरा ये हमारे पास NaCl को हॉट रखता है, वार्म रखता है, जिसकी वजह से वो फ्रीज नहीं होता, फ्रोजन फॉर्म में नहीं जाता। और दूसरी बात ये हमारे पास ये जो परफोरेशन है इसको ब्लॉकेज से रोकता है, प्रिवेंट करता है ब्लॉकेज को, तो ये क्लीन कर देता है। परफोरेशन के लिए हमारे पास ये जो स्टीम है ये प्रोसेस है। नेक्स्ट हमारे पास बेटा जी ऑब्वियसली हमने ये सारे के सारे क्या करते हैं, फिर उसके बाद ये किस तरह से, ये क्या चीज़ है, ये कैच बेसिन है। ये कैच बेसिन में हमारे पास क्या चीज़ आती है, हमारे पास यहाँ से ये जो है किस तरह से हमारे पास ये सारा प्रोसेस हो रहा है ये डिस्कस करते हैं। एनोड पे क्या होता है, आपको मैंने बताया है अभी कि हमारे पास दो चीज़ें हैं हमारे पास। एक तो वाटर है, वाटर की भी जाहिर है आयनाइजेशन होगी, और साथ में हमारे पास NaCl है। अब हमने प्रिपेयर्ड करना है NaOH। अब क्या हो रहा है एनोड पे, क्या हो रहा है एनोड पे बेटा, हमारे पास जो है क्लोरीन जो है वो रिलीज हो जाती है। अब अगर इसकी मैं आयनाइजेशन करवाऊँ दोनों की, वाटर की और NaCl की, तो कुछ यूँ है NaCl सोडियम प्लस क्लोरीन, साथ में आ जाता है वाटर, तो ये हाइड्रोजन प्लस OH आयन। अब हमारे पास ये है क्वेश्चन, यहाँ पे ये आता है कि मैम किस तरह से आपने क्लोरीन का अलाउ किया कि वो निकल जाए। एनोड पर हमारे पास जो है नो डाउट ऑक्सीडेशन होती है, तो ऑक्सीडेशन को आपने यहाँ पर, जब हमारे पास एक सोल्यूशन वाटर भी है और साथ में NaCl भी है, तो दोनों के पास ये देखिए, ये दो पॉजिटिव आयंस हैं हमारे पास और दो ही नेगेटिव आयंस हैं हमारे पास। तो किस तरह से हमारे पास क्लोरीन जा रही है एनोड की तरफ और OH क्यों नहीं जा रहा, और हाइड्रोजन जा रही है, रिमूव हो रही है, Na नहीं रिमूव हो रहा। तो इसके रीज़न है, इसके रीज़न क्या है वो मैं बताती हूँ आपको बेटा। आप लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ पढ़ी होगी 11 चैप्टर फर्स्ट ईयर में, और जिसमें आपने ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को डिस्कस किया होगा। तो वहाँ पे बेटा आपको पता था कि जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होता है उसका रिएक्टिविटी भी ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर हमारे पास जो है एनोड जो है, एनोड के ऊपर क्लोरीन क्यों रिलीज हो रही है, OH जो है हमारे पास उसकी ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो कम है, उसका ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल है ऑलमोस्ट 2.02 -2.02, जबकि क्लोरीन का ऑक्सीडेशन जो है रिडक्शन पोटेंशियल है वो हमारे पास है 1.36 आई थिंक सो। ये कंफर्म कर लीजिएगा। क्लोरीन का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है किससे, ऑक्सीजन से, इस वजह से ये क्या करती है एनोड की तरफ मूव करती है। तो हमें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से पता चलता है कि हमारे पास एनोड की तरफ कौन सा आयन मूव करेगा। नो डाउट दोनों आयन नेगेटिवली चार्ज्ड हैं, दोनों में से कोई सा भी मूव ऑन हो सकता है, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एंड दी स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, क्लोरीन जो है वो एनोड की तरफ मूव करेगी और वहाँ पर मूव करेगी और डोम शेप बेटा बोलते हैं गुंबद को, ठीक है, गुंबद की तरह इस तरह से बना होता है, इस तरह से। ये जो हमारे पास बुक वाली डायग्राम है ये थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, ये सब कुछ तो एक्सप्लेन नहीं करती है, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करती हूँ कि आपका सारा का सारा क्लियर कट हो जाए। नेक्स्ट हमारे पास कैथोड है, तो कैथोड पे क्या हो रहा है, इसी तरह हमारे पास यही सेम केस है कि कैथोड पर हमारे पास हाइड्रोजन जो है वो रिलीज हो रही है, एस्केप कर जाती है पाइप से। तो क्यों हमारे पास सोडियम क्यों नहीं हुई, क्योंकि सोडियम आयन भी बना है, ये भी पॉजिटिव आयन है, ये भी पॉजिटिव आयन है। एक तो ये रीज़न है, रीज़न एक ये है हमारे पास, एक तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ की वजह से कि इनका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जिसका ज़्यादा होगा वो उतना ज़्यादा रिएक्टिव होगा, और जो जितना ज़्यादा रिएक्टिव होता है वो जल्दी से एस्केप आउट कर जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है क्लोरीन थी एनोड पर और कैथोड पर हमारे पास हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो है वो सोडियम से ज़्यादा है। एक तो ये रीज़न, और दूसरी बात ये हमारे पास कि हमने तो बनाना ही NaOH है, अगर OH चला जाएगा तो हमारे पास NaOH किस तरह से प्रिपेयर्ड होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जो है जो बुक वाले ने रिएक्शंस लिखे हैं वो किस तरह से हैं, जैसा कि दो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, इनमें से इलेक्ट्रॉन होंगे, तो यहाँ पे ये क्या कर देगा, दो OH आयन और हाइड्रोजन गैस की फॉर्म में हमारे पास निकल आएगी। हाइड्रोजन गैस की फॉर्म में
इलेक्ट्रॉन यहाँ से एस्केप आउट कर जाती है और ये है हमारे पास इसका ये डायफ्राम सेल। इसकी ज़रा डायग्राम को देख लेते हैं हम। यहाँ पर क्या है ये देखिए ज़रा, ये देखिए ये हमारे पास एक डायफ्राम सेल है, ये स्टील की इसकी कवरिंग है, स्टील का बना हुआ है और इसके अंदर साल्ट सोल्यूशन डाल दिया गया है किसका, NaCl का। NaCl का साल्ट सोल्यूशन डाल दिया, नीचे वाटर है। वाटर क्या कर रहा है, हमारे पास एक्वा सोल्यूशन है वाटर कॉमन साल्ट का, यहाँ पे क्या कर रहा है वाटर जो है यहाँ से हीट जैसे निकल रही है, हीट्स निकलती है, हीट निकल के बाद यहाँ से NaCl जो है वो यहाँ पर नीचे पर्कुलेट करता है। यहाँ पर क्या होगा, जैसे एनोड और कैथोड खुद एक्ट करेंगे तो हमारे पास ये NaCl की जगह बाद में हमारे पास NaOH बन जाएगा, जो यहाँ पर हमारे पास क्या करेगा, पर्कुलेटेड करेगा। पर्कुलेटेड का मतलब होता है टपकना, ठीक है। तो ये यहाँ से ये जो है हमारे पास इकट्ठा कर लेंगे हम इसको कैच बेसन में। ठीक हो गया, समझ आ गई स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे डायाफ्राम सेल का क्या काम है, एस्बेस्टॉस डायाफ्राम, ये इसलिए लगाया गया है ताकि मिक्सिंग ना कर पाए। झिल्ली सी है, परफोरेटेड है, ट्रांसफर ये जो है हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन के लिए हेल्प आउट करती है। ये डायाफ्राम का फंक्शन है। अगर आपसे पूछ लिया जाए व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ डायाफ्राम, तो आप बोल सकते हैं इट इज़ यूज फॉर द ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, इट्स प्रिवेंट फॉर द मिक्सेशन, ठीक है। अब आपको कहते हैं कि मैम यहाँ पे हमारे पास जो है हमारे पास दो सोल्यूशन थे, एक NaCl था और साथ में वाटर था। तो मैंने क्यों इसको कैथोड को भी वाटर को बस बता दिया है, जबकि ऐसा तो होना नहीं चाहिए था। इसमें जस्ट हमारे पास कैथोड में अगर, क्योंकि हम लोग डिस्कस करें तो हमारे पास क्या होना चाहिए था Na आना चाहिए था, प्लस हाइड्रोजन आना चाहिए था, यहाँ क्लोरीन आना चाहिए था और यहाँ पे OH आना चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऐसा क्यों नहीं हुआ, ये इसलिए नहीं हुआ, ये मैंने पूरे के पूरा गलत नहीं है, ये जो मैंने लिखा है ये NaCl जो है पूरे का पूरा एक एनोड कंपार्टमेंट बना दिया और हमारे पास कैथोड कंपार्टमेंट मैंने बना दिया है किसको, वाटर को। तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो डायाफ्राम है, ये डायाफ्राम का मतलब ये है, ये परफोरेशन है, इसमें क्या चीज़ है, परफोरेशन है और ये स्पेसिफिक कंपाउंड्स को, स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स को मूव ऑन करवाता है। जैसा कि आपको पता है सेल मेम्ब्रेन क्या करती है, अपनी मर्जी के एलिमेंट्स को पास आउट करवाती है, अपनी मर्जी के एलिमेंट्स को रोक देती है। इसी तरह ये सोडियम डायाफ्राम जो है ये अपनी मर्जी के कम एलिमेंट्स को, एटम्स को ये मूव ऑन करवा देता है, पास आउट करवा देता है खुद में से। और यहाँ पर क्या होगा, हमारे पास यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि हमारे पास, इसको मैं आयनाइजेशन फॉर्म में लिख देती हूँ, प्लस हाइड्रोजन प्लस और OH।